तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन विद द फिफ्थ पॉइंट। मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ फीचर्स मेरिट्स हम लोग पढ़ रहे थे शायद। द फिफ्थ पॉइंट सेज प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। अब कहने की बातें होती हैं बस। प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर करने का काम बच्चों किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का। बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के साथ साथ बच्चों प्राइवेट सेक्टर भी सोशल वेलफेयर प्रमोट करेगा। और मैनेजमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है विच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं CSR। अभी आपने कुछ दिन पहले बच्चों डाबर का एक एडवर्टाइजमेंट शायद देखा होगा। नहीं देखा? अच्छा रुकिए मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। तो जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो कुछ कंपनीज भी ये सब काम करती रहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। ध्यान से देखिएगा, ये डाबर का चिल्ड्रन एक नया एडवर्टाइजमेंट है, हाउ इट इम्बाइब्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। तो लीजिए, हमने कुछ टोबैको चबाने वालों को बुलाया, कुछ टोबैको चबाने वालों को बुलाया, उनको सब ईयरफोन दिया, हेडफोन दिया, मजेदार जोक सुनाए और सब पान वान खा रहे थे, पनीरी छाप। ये प्रयागराज से ही ले गए होंगे सबको, यहाँ के लोग ज्यादातर पान खाते हैं और हंस नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये तो नेताजी बनने के लिए एलिजिबल हो गए। ये मैंने 3-4 दिन पहले ही देखा, तो मैंने कहा दिखाऊं जरूर बच्चों को। अब देखिए, ये इंसान फोटो देख के देख रहा है, अरे इसके दांत भी ऐसे वाइट हो सकते हैं। टोबैको ना चबाते तो ऐसे दांत दिखाते। तो ये डाबर क्या कर रहा है? एक तरह का सोशल प्रोग्राम चला रहा है कि भाई टोबैको को आप रिलीव करें, और इसी बहाने अपना प्रोडक्ट बिक रहा है। ऐसे वो सब भी करते हैं, ढेर सारे बच्चों को तौलिया पहना के चलो नहाओ, लाइफ बॉय वाले। ये कैसे कर दिया? व्हाट इट? तो समझे, दांत समझ में आ गया? दिखाने से मत शर्माओ। Say What it? no to tobacco and use Dabur Red paste. This advertisement was a part of corporate social responsibility. सोशल वेलफेयर ये लोग ऐसे ही प्रमोट करते हैं, लोगों को अवेयर करके, अवेयरनेस कैंपेन चलाकर। और गवर्नमेंट तो खैर ये काम कर ही रही है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सो पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस को कैसे सोशल सिक्योरिटी देनी है, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन। ये जो मेरा वीडियो था थोड़ी देर पहले डाबर का, जो मैंने आउटसोर्स किया था अभी, ये बेसिकली किसके ऊपर था? हेल्थ के ऊपर था। कम से कम टोबैको चबाएंगे तो लोगों की भी फोटो, मूवी स्टार्ट करने से पहले जो मुकेश आता है जिसका जबड़ा फटा होता है, जवाब देना पड़ेगा उस आर्टिस्ट का, क्या भयंकर ड्राइंग आर्ट बनाई थी उसने। तो सो कॉल्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, सारी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट तो है ही है, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे काम करता है। गॉट इट क्लियर? तो अगर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है तो वी हैव वेरियस लेबर लॉज इन द इकोनॉमी। जैसे आपने नाम सुना होगा चिल्ड्रन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, देन वी हैव वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, देन वी हैव सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो ढेर सारे कानून कंट्री में बने हुए हैं जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बनाए गए हैं चिल्ड्रन। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? सबने पॉइंट लिख लिया है वाला? प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर पॉइंट लिख लिया चिल्ड्रन? वो लिखने के बाद एग्जाम्पल के नाम पे ये एक्ट लिख लीजिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। आपकी बुक में तो नहीं दिया, बट एग्जाम में जब आप लिख के आएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन गुड मार्क्स। चलिए, प्राइस मैकेनिज्म ये क्या होता है सर? प्राइस मैकेनिज्म इज अ सिस्टम बेसिकली। एंड सर ये कैसा सिस्टम है? ये ऐसा सिस्टम है दैट टेक्स अ डिसीजन कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं उनका प्राइस कैसे डिसाइड होगा। तो जिसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है चिल्ड्रन, उसका प्राइस ज्यादा, और जिसकी डिमांड कम और बाजार में सप्लाई बड़ी भयंकर, उसका प्राइस कम हो जाएगा। आई होप सो पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, इट्स प्राइस विल गो अप। जिसकी सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, इट्स प्राइस विल कम डाउन। खोपड़े में बात गई। अब प्राइस मैकेनिज्म कौन डिसाइड करेगा? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। आई रिपीट चिल्ड्रन, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। बट व्हाट अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज? रेलवे फेयर, सर इसकी तो बात ही ना करिए, रेलवे तो और बड़ा चोर हो गया हिंदुस्तान में आजकल, खूब पैसा लूटे जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गैस प्राइसेस। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड गैस प्राइसेस हमारे देश में कौन डिसाइड करता है चिल्ड्रन? गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज बेसिक नीड्स। और यहां पे भी बड़ी कलाकारी आजकल हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी सिलेंडर किसी जमाने में तो 250 रुपए का आता था, आज 900-950 का हो गया। कुछ गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट चोर है जो इतना पैसा लेती है,
अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं चिल्ड्रन। सच्चाई कुछ ऐसी है, इन द ईयर 2009, या इन द नहीं बोलूंगा, टिल द ईयर 2009, जब तक कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडेन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत गैस, इन्हीं में से किसी एक का सिलेंडर आपके घर में भी आता होगा, यस और नो चिल्ड्रन? इनको सिलेंडर में गैस रिफिल करने के साथ आपके घर तक उसको पहुंचाने की जो कॉस्ट होती थी बच्चों, दैट वाज अराउंड 400। बट उस समय की यूपीए गवर्नमेंट के कहने पे ये सिलेंडर आप लोगों के घर में बच्चों कितने में सप्लाई होता था पता है? 240 में। कॉस्ट से कितना सस्ता बेचती थी ये कंपनीज? 160 एक सिलेंडर। साल भर में अगर 1 करोड़ सिलेंडर भी बेचा तो 160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा? इन कंपनीज ने गवर्नमेंट से बोला कि भाई हमारी लागत 400 रुपए, हम 240 में सिलेंडर बेचते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे अपने इंप्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है परेशान मत होइए। दे अप्रोच्ड टू द मनी मेकिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। आरबीआई से बोला कि नोट छाप के आप इन कंपनीज को दीजिए जितना भी इनका घाटा होता है, और वो सप्लाई ऑफ मनी आप मान लीजिए आपने भारत सरकार को लोन दिया है, तो भारत सरकार ने बॉन्ड्स साइन किए। आई रिपीट चिल्ड्रन, भारत सरकार ने बॉन्ड्स साइन किए। खोपड़े में बात गई। इन बॉन्ड्स में भारत सरकार ने प्रॉमिस किया कि जैसे इन कंपनीज की हालत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी हम रीपे करना स्टार्ट कर देंगे। ये कहानी बच्चों 94-95 से चलनी स्टार्ट हुई। 94-95 थोड़ा और पीछे हो गया, 98-99 आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तो सिलेंडर की शॉर्टेज बड़ी थी कंट्री में। और ये ईयर 2009 तक चली। यूपीए गवर्नमेंट आ गई बाहर, और मोदी जी की पहली सरकार 2009 में बनी, दूसरी बनी 2000, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ना 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 ना, आई मेड अ मिस्टेक, ये कहानी 2014 तक चली चल रही। यस, 2014 में मोदी जी की पहली सरकार बनी, 24 में दूसरी, और सॉरी 19 में दूसरी और 24 में लगभग तीसरी किसी तरह से बन ही गई। मैंने बहुत समझाया था अपर मिडिल क्लास को, मेरे जैसों को टैक्स में छूट दे दो, नहीं माने, शराब दे दिया मैंने, लग गया। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब इस गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई ये तो लॉसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो 10-15 साल में इनके लॉसेस, आरबीआई ने जो इनको पैसा लेंड किया था उसका इंटरेस्ट बन के हजारों करोड़ रुपए हो गया। अब वापस कौन करे? वापस तो सरकार को करना है क्योंकि सरकार ने लोन लिया। तो आज इन कंपनीज की एक सिलेंडर की कॉस्ट बच्चों अगर 680 है भी, तब भी ये 980 रुपए में आपके घर में क्यों आ रहा है? 300 रुपए आपसे क्यों ज्यादा लिया जा रहा है? जो उन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट है वो बच्चों इसमें से दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको सिलेंडर महंगा पड़ता है। सेम इज द केस विद पेट्रोल एज वेल। सिर्फ अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए चल रहे हैं उन लोगों ने कंपनीज का नुकसान करवा के अगली जनरेशन पे बर्डन डाल के, बिकॉज दे न्यू कि हम 2-4-10 साल ये गेम कर लेंगे फिर तो हम सरकार से आउट हो जाएंगे, जो आएगा वो झेलेगा। समझ गए सर? ये मेरे दादाजी वाला काम किए हैं। दादाजी ने भी मोहल्ले के एक साहूकार से लोन ले लिया था 20-25% इंटरेस्ट पे। पहले दादाजी चुकाए, फिर पापा चुकाए, फिर मैं चुका रहा हूं और मेरी अगली जनरेशन भी चुकाएगी। डेट ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, गांव में ऐसे ही चलता है। इतना हाई रेट ऑफ एक्सॉर्बिडेंट इंटरेस्ट चार्ज कर लो कि 2-4 जनरेशन तो इंटरेस्ट ही चुकाती रहेगी, इसलिए सिलेंडर हमको महंगा पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो आप तो नहीं सरकार को खरी खोटी सुनाएंगे, चोर है वगैरह वगैरह है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? प्रॉफिट मोटिव। अब यहां पे देखिए एक चीज गलत लिखी है, बट पढ़ना वही है जो गलत है। पब्लिक सेक्टर इज गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। दिल्ली में कैसे 100 यूनिट फ्री और कुछ स्टेट्स में कैसे 3-3.5 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, हमारे यूपी में घर की बत्ती 7.5 है और बाजार की बत्ती 12 रुपए। कमा नहीं रही सरकार तो और क्या कर रही है? इतना भयंकर भयंकर टोल चार्ज हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, एमपी साहब की गाड़ी में कोई टोल लगता ही नहीं है, तो उनका भी टोल कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रहा, आपके पापा ही दे रहे हैं, मैं तो बहुत कम ट्रैवल करता हूँ। गॉट इट क्लियर? इतना टैक्स हमको देना पड़ता है। 10 लाख रुपए से आपने ऊपर इनकम कमाई 30% तो सो कॉल्ड सरकार ले गई। जितना मम्मी ने पापा से नहीं मांगा कमाई का बढ़ता हुआ पैसा, उससे ज्यादा तो भारत सरकार ले जा रही है। कोई सामान बाजार में बिक रहा है, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी, हाउ मच चिल्ड्रन? तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार प्रॉफिट मोटिव तो ले ही रही है। प्राइवेट सेक्टर ये तो है ही बदनाम, इनको तो जिल्लत झेलने में कोई समस्या नहीं है। तो ये किताब में गलत लिखा है, एग्जाम में यही लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेगा आपको। अगर एग्जाम में ये लिख के आ गए प्राइवेट सेक्टर इज फॉर प्रॉफिट मोटिव एज वेल एज सोशल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो फॉर प्रॉफिट मोटिव, सीधे मोदी जी आपको निपटा देंगे। तो किताब में जो गलत लिखा है वही आपको गलत पढ़ना है, बट रियलिटी में ऐसा
है ही नहीं। प्रॉफिट इज देयर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज वेल ऑल्सो। हाँ, जहां पे उनको सोशल वेलफेयर करना है 2,000 रुपए महीना अब नहीं देंगे, क्योंकि नालायक पैसा भी लेगा, वोट भी नहीं दिए। इज दैट क्लियर? फ्री का राशन पानी जहां जहां दिया जा रहा है, अब देखिएगा नई सरकार में सब बंद हो जाएगा। अयोध्या में तो बंद हो ही जाएगा 101%। वहां तो एकदम इनके साथ वैसा ही हाल हुआ कि टीचर कह रहे बेटा मैं खाना भी खिला दूंगा, कपड़े भी खरीद दूंगा, मेरा होमवर्क कर लो। सब खरीद के दे दिया, बच्चा कह रहा होमवर्क तो नहीं करूंगा, जो करते बनता कर लो। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम होती है। आप जिस तरीके का चाहे बच्चों उस तरीके का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिजनेसमैन के पास ये फ्रीडम है पूरी की पूरी, जिसको जो ऑक्यूपेशन पसंद है वो उसको ले ले। कंज्यूमर्स जिस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं दे कैन चूज देम। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ कंप्लीट सॉवरेनिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, अ सिस्टम ऑफ कंप्लीट सॉवरेनिटी। ये शब्द लिख लीजिए, काफी काम आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए फीचर्स के बच्चों? चलिए आते हैं मेरिट्स में। सेम है बच्चों, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कंट्री में जो भी हमारा बूम, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन चलता है, गवर्नमेंट शुड टेक एफर्ट्स कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए। सर कैसे खत्म होगा? बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। अगर देश में बहुत ज्यादा पैसा है लोगों के पास, बट बाजार में उतने गुड्स एंड सर्विसेज है ही नहीं, तो पैसा लेके तो लोग मार्केट जा रहे हैं, बट विल दे बी एबल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट? नो। तो शॉपकीपर अब क्या करेगा? कस्टमर तो ढेर सारे हैं उसकी दुकान के सामने, बट सामान बेचारे के पास है ही नहीं। व्हाट शॉपकीपर विल डू? गलत जवाब। मौके पे चौका लगाएगा। थोड़ा उपन्यास लिखना सीखिए। मौके पे चौका लगाएगा। इज दैट क्लियर? वो प्राइसेस को बढ़ा देगा। ऐसा आपके साथ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रईस कम्युनिटी हैं, मैं गरीब हूं, इस महीने की फीस भी नहीं आई अभी। तो अब सरकार मेरे जैसे गरीबों के लिए क्या करेगी? वो मेरे जैसे गरीबों के लिए सामान के प्राइसेस को कम करवाएगी। कैसे कम करवाएगी? शॉपकीपर से बोलेगी ये प्राइस कम करो। शॉपकीपर का तुम्हारे पप्पा का सामान बेच रहे हो, प्राइस कम करें? अरे मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, सामान है नहीं, आज अगर सस्ते में बेच दिया तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मेरी बीवी कहां से शॉपिंग करेगी जाके? शॉपर स्टॉप खुल गया, उसको भी वहां भी जाना है। तो सरकार कहेगी ठीक है हम सप्लाई को ठीक करते हैं। एक बार ऐसा अरहर की दाल के साथ हो चुका है, और एक बार जब परमाणु अटैक टेस्ट हुआ था इंडिया में 98 में, न्यूक्लियर टेस्ट चिल्ड्रन, तब प्याज खरीद के बहुत ज्यादा जोधपुर वगैरह में जहां पे ये हुआ था, जमीन में गाड़ दिया गया था, सिर्फ हीट से जो आग लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए। आपने परमाणु मूवी में ऐसा देखा भी होगा। तो जब अरहर की दाल का दाम इंडिया में बढ़ा, 200-225 रुपए किलो तक चला गया था, क्योंकि खेती उस साल अच्छी हुई नहीं थी, पानी अच्छा बरसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रीज से, अब कहां से लिया था भगवान जाने, शायद कोरिया वोरिया कहीं से खरीदा होगा, तो वहां से अरहर की दाल खरीद के इंडिया में इंपोर्ट कराई गई, ताकि इंडिया में शॉर्टेज थी सप्लाई की, वो सप्लाई की शॉर्टेज खत्म हो जाए, एंड एवरीबडी इज एबल टू गेट दैट बेसिकली। तो मैं एक दुकानदार हूं जो 100 क्विंटल अरहर की दाल एक महीने में बेचता था और पैसा कमाता था। आज मेरे पास आ रही है सिर्फ 5 क्विंटल, और मेरे को बेचनी थी 100 क्विंटल, 95 क्विंटल की शॉर्टेज है। तो मैं तो इसको इतना महंगा बेचूंगा कि जितना प्रॉफिट मैं 100 क्विंटल पे कमाना चाहता था उतना 5 पे मिल जाए। तो भयंकर दाम, 60 रुपए की दाल 250 रुपए में चली जाएगी। तो अब गवर्नमेंट इसको सही करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगी? चीजों को बाहर से इंपोर्ट करेगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? तो लाइक दिस गवर्नमेंट एंश्योर्स व्हाट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कभी कभी डिफ्लेशन हो जाता है, कैसे? दाम बाजार में चीजों का बहुत गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है सर? क्योंकि लोगों के पास कमाई है नहीं, कमाई नहीं है तो उनके पास खर्च करने की हैसियत भी नहीं है, देयर परचेजिंग पावर हैज गॉन डाउन। दुकानदार बेचारा दुकान बंद करने की नौबत पे आ गया है, नौकरों को उसने लात मार के निकाल दिया, या बिना लात मारे निकाला, ढेर सारे, सबको कैसे लात मारेगा? और लात मारेगा तो अपना जूता ही टूट जाएगा, गरीबी में आटा गीला। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ चिल्ड्रन। अब ये लोग चोरी चमारी डकैती ये सब करेंगे, तो कैसे इनको रोका जाए? गवर्नमेंट गरीबों को फ्री में राशन देगी। और जो बिजनेसमैन कह रहे हैं भैया मैं तो बिजनेस नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मेरी रॉ मटेरियल खरीदने की भी हैसियत नहीं है, मैं प्रोडक्शन कहां से करूं फैक्ट्री में, क्योंकि मार्केट में सामान तो इतना ढेर सारा बन के प्रोड्यूस्ड है बट उसका बायर है ही नहीं। जैसे 1929 यूएस में ग्रेट डिप्रेशन में रिसेशन आया था, पढ़ा चुका हूं, आपको रिपीट कर रहा हूं आज, याद है कि नहीं? नहीं सर, ज्यादा शैम्पू लगा दिया, डबल डबल धुल गया सब कुछ। चलिए, तो शैम्पू लगाया था कि तेजाब लगाया था, सब धुल गया। तो सो कॉल्ड अब गवर्नमेंट यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटीज को फंडिंग करेगी, लोन देगी, ताकि लोग गवर्नमेंट से पैसा लें और बिजनेस करें। समझ में आ गया बच्चों? तो जब गवर्नमेंट से लोगों को पैसा मिल जाएगा, दे विल स्टार्ट डूइंग बिजनेस, अपने नौकरों को वापस एम्प्लॉयमेंट देंगे, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड गवर्नमेंट ये जो प्रगति मैदान में
एनुअल शोज, एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल सेमिनार्स करवाती हैं, इसीलिए करवाती हैं कि बाहर से कस्टमर आए और हमारे यहाँ सामान खरीद के लेके जाए। एडवांटेज ऑफ मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी इज बेसिकली रेफर्ड टू व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वी हैव प्रॉपर्टी ऑल्सो। इनहेरिटेंस का राइट होता है, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसकी होगी बच्चों? आपकी। फिर मेरे लीगल एयर्स की, सिंपल एज दैट। कंपटीशन इज देयर, प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, प्राइवेट सब कुछ है। बट गवर्नमेंट इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक चेक रखती है, और इसके लिए बच्चों देश में कानून है, लिख लीजिए जरूर, MRTP एक्ट 1969, कि अगर मैं होंडा मोटर्स हूं और मेरे को पता है कि होंडा एक्टिवा में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं जिस प्राइस पे चाहूं उस पे बेचूं, क्या मेरे को कोई रोकने वाला है? यस, मेरे को रोकने वाला है चिल्ड्रन। कौन है रोकने वाला? MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा पे आप सामान को हाई प्राइस पे बेच नहीं सकते। हम 5 करोड़ में बेचेंगे। वैसे तो बिजनेसमैन पागल नहीं है इतने में बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? बट अगर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करें, अपने शोरूम्स को बोल दें कि 3 दिन तक कस्टमर को लौटाओ, उसको लगेगा प्रोडक्ट है नहीं, और शोरूम में एक भी गाड़ी मत खड़ी करना, सब बैकयार्ड में रखना। जब वो बोलेगा गाड़ी दो, गाड़ी आ ही नहीं रही है, फैक्ट्री में शॉर्टेज चल रही है। जब कस्टमर बोलेगा भैया थोड़ा ऊपर से कुछ ले लो, अब ऊपर से कुछ लेने में तो इंडिया कितना अच्छा है। CPI नाम सुना है बच्चों? CPI नाम नहीं सुना? नहीं सुना? अच्छा, TP सुना है चिल्ड्रन? ये भी नहीं सुना? सर ये होता क्या है? CPI इज करप्शन प्रेजेंस इंडेक्स। देश के, सॉरी, दुनिया के 180 देशों में सर्वे किया गया। कितने देशों में? 180, और इंडिया का रैंक 81 आया है इसमें। समझ में आ गया? तो हमारे देश में करप्शन कितना ज्यादा है। लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी वर्ल्ड में पता बच्चों? जापान। अगर इंडिया में 100 बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो, 70 से 80 पेरेंट घूस देने को तैयार हो जाएंगे। जापान में 100 में से 2 भी नहीं देंगे। तो करप्शन प्रेजेंस इंडेक्स में हमारा नंबर क्या है? 81 है। क्या हाईएस्ट मेरे, क्या करप्शन में? करप्शन में नंबर 1 कौन सी है, या करप्शन इंडेक्स किसका नंबर 1 है? करप्शन में, चोरी चमारी में कौन नंबर 1 है? मेरे को लग रहा है पाकिस्तानी होंगे बगल वाले एकदम, क्योंकि हमारी तो भाई बहन हुई है सब, पहले सब साथी में तो रहते थे, नहीं पता? चलिए, ये है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, काम करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। इंडिया की रैंक 1 है 18 देशों में। 1 मतलब सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है यहाँ का, सब छुपा हुआ है। तो ये कानून देश में बनाया गया, MRTP एक्ट। इसके तहत आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। दीपावली में, सॉरी दीपावली कह गया मैं, होली में सुना होगा लोग गुजिया के लिए बाजार से खोया खरीदते हैं, एंड मैनी अ टाइम में खोया बेचने वाले डुप्लीकेट खोया, डिटर्जेंट पाउडर ये सब सप्लाई कर देते हैं। अडल्टरेशन होता है फूड का। तो ये सारे चीजों के लिए इसमें कानून था बच्चों। तो इस तरह से गवर्नमेंट चीजों पे चेक रखती है। बट ये कानून बड़ा बकवास साबित हो गया, तो 2002 में इसको रिपील कर दिया गया। रिपील कर दिया मतलब इस कानून को खत्म कर दिया गया, और एक नया कानून आया जिसका नाम रखा गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। व्हाट चिल्ड्रन? तो जब आप एग्जाम में ये पॉइंट लिख के आएंगे ना, इन अ mixed economic system, the advantage is it has market system, but hand in hand government keeps a huge check under market system by applying laws such as MRTP act, competition act, etc. तो देश में ऐसे ढेर सारे कानून हैं। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपका दूध वाला आपको 2 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला के दे रहा है, अगर आपके पास पर्ची है कि आपने उससे दूध खरीदा है, कोई वो बिल आपको देता हो, या आप साबित कर दें कि वो दूध में पानी मिला है, तो आप कंपटीशन एक्ट के तहत केस करेंगे। जज साहब बोलेंगे इस दूध के सैंपल को लेबोरेटरी में जाके चेक कराया जाए, अगर उसमें पानी मिला हुआ नजर आ गया तो दूध वाले की बैंड बजाई जाएगी। सर क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे ऐसी पानी तुम मिलाते रहो, क्योंकि अगर तुमने सही दूध दे दिया इन सबका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि इनको अच्छा दूध पीने की आदत नहीं है, क्योंकि बचपन से पानी मिला दूध पी रहे हैं, किस दिन फ्रेश दूध पी लिया इनका मोशन लूज हो जाएगा, इनका पेट खराब हो जाएगा, दिमाग तो ऑलरेडी सर की क्लास के बाद खराब हो जाता है। समझ में आई बच्चों बात? बट आपका दूध वाला क्या आपको पर्ची देता है दूध की? नहीं देता। तो आपके पास केस करने का कोई उसके ऊपर लॉजिक एविडेंस है ही नहीं। अगर आप बोले ऐसे बोले मैं तो जानता ही नहीं, दूध भी बेचा है, मैं तो दूध पीना नहीं जानता, बेचना क्या जानूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इतना लिख के आएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमी एंश्योर्स दैट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन केप्ट अंडर चेक, ठीक आपको नंबर मिलेगा।
बट जब आप ये लिख के आ गए बाय अप्लाइंग वेरियस लॉज अर्लियर एमआरटीपी एक्ट एंड नाउ कंपटीशन एक्ट, टीचर समझ जाएगा कि आप चुलबुल पढ़ने हैं। ओके चलिए, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर वो मेरठ साइड चलने लग गई है रैपिड मेट्रो। अरे रैपिड मेट्रो अलग चीज होती है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज होता है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है चलें? फास्ट। अगर सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हो ही ना बच्चों, क्या इतनी एनर्जी से काम होगा? नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम नियम बना के अप्रूवल तुरंत दे देंगे, बट हमारे यहाँ जो नौकरी करने लगता है ना, वो हमारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या समझते हैं अपने आप को जब नौकरी करते हैं हमारे यहाँ? क्या समझते हैं? दामाद, और काम धाम कुछ भी नहीं कर सकते। विद ड्यू अपॉलॉजीज जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, बट 99% सरकारी इंप्लॉय अपने आप को क्या समझता है चिल्ड्रन? दामाद समझ लेता है कि मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दिन चले गए, मोदी जी की सरकारें हैं बच्चों, अब ऐसा नहीं होता है। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ काम नहीं करेगा बच्चों, तरक्की का जो इंडेक्स होगा दैट विल बी वेरी 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 लो। इज दैट क्लियर? दिन थे लोग ट्रेन में बैठ जाते थे बिना टिकट लेके, आज हिम्मत पड़ती किसी की? क्योंकि पता है जितना टिकट का प्राइस है डबल ट्रिपल टीटी अंकल चार्ज करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? और आप झूठ भी नहीं बोल सकते, फर्जी टिकट भी आप नहीं दिखा सकते, बिकॉज नाउ दे आर यूजिंग व्हाट चिल्ड्रन? हैंड हेल्ड डिवाइस उनके पास होती है, और उस डिवाइस में सारा डेटा स्टोर्ड होता है कि किस बर्थ पे किसकी टिकट है, कौन ट्रैवल कर रहा है। समझ गए इस बात को? पॉइंट लिख दे फास्ट, झटपट क्विकली चलें। चेक ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हाउ सर दिस चेक इज डन? आपको ये बात क्लियर होगी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन। तो यहां पे आपको एक चीज नजर आएगी, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज आर कर्व्ड। अगेन बच्चों यहां पे यूज होगा कंपटीशन एक्ट। अब सर इसका क्या मतलब है? लाइक वाइज अगर मान लीजिए देयर इज अ कंसर्न लाइक मैकडोनल्ड्स इन इंडिया, और ये बोले कि हमारे मैक आलू टिक्की बर्गर को कॉपीराइट पेटेंट कर दो कि पूरे इंडिया में बर्गर कोई बेच ही ना पाए, क्या ये एक सही कानून है चिल्ड्रन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करते हैं जिससे आप कुछ इस तरह के इलेजिटिमेट पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ग्रांट चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज केप्ट अंडर चेक, हाउ इट इज केप्ट अंडर चेक? थ्रू टैक्सेशन। रिच कम्युनिटी से टैक्स ज्यादा लेंगे और पुअर कम्युनिटी से कम, तो इसीलिए टैक्सेस को प्रोग्रेसिव रखा गया है। प्रोग्रेसिव टैक्स वैसे तो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, बट समझ लीजिए होता क्या है चिल्ड्रन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। तो सर आपने इनकम तो लिखा नहीं, इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए लिटरल क्या यूज करते हैं? वाई। एज इनकम इंक्रीजेस वैसे वैसे टैक्स भी बच्चों बढ़ता जाएगा। समझ गए इस बात को? पक्का? तो इससे होगा क्या, ताकि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। बट हमारी डपोट सरकार करती क्या है? दे ऑफर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है। तो एवरेज कम्युनिटी ज्यादा टैक्स लीजिए, बट इतना भी ज्यादा मत ले लीजिए जितना आप लेते हैं। 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स, तो आदमी टैक्स काहे ना चुराए हमारे देश में। इज दैट क्लियर? तो पूरी देश में कितनी जनसंख्या टैक्स देती है आपको पता है बच्चों? 4.77, 4.5 से 5% के आसपास लोग बस टैक्स देते हैं। 141 करोड़ में टैक्स देने की कैपेबिलिटी कम से कम 40 करोड़ लोगों की है बच्चों। बट आप 141 करोड़ का अगर 4.77 निकालेंगे, लगभग ये 6-7 करोड़ के आसपास आता है। मतलब 30-35 करोड़ लोग तो हमारे देश में टैक्स देते ही नहीं है। उनका टैक्स इसको देना पड़ता है, आप लोग को नहीं, आपके पापा मम्मी को। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? चलिए लिख लीजिए, ये पॉइंट्स काम के हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये ऑलरेडी पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर से नहीं पढ़ेंगे चलन। ये अभी पहले पढ़ा था हम लोग ने कि भाई कंज्यूमर की कंप्लीट सॉवरेनिटी होती है। तो अगर आपने मेरिट सीट से देख लिए और 4 पॉइंट्स के हिसाब से ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, तो आपके मेरिट्स में ही ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलिए लेट्स गेट डाउन टू द डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट आपको क्या नजर आएगा? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सेक्टर्स। कौन से दो सेक्टर्स? वन इज कॉल्ड एज प्राइवेट एंड अदर इज कॉल्ड एज पब्लिक। अब बच्चों मेरी ध्यान से आप बात सुनिएगा, जैसे यहां पे मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर पढ़ाया, ठीक है, तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी आएगा और सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं बोलना ये चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिलायंस है ना चिल्ड्रन, इट इज
अ पब्लिक कंपनी, आई रिपीट, इट इज अ पब्लिक कंपनी, वेयर ये जो सोनी है इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए समझ में। सर फर्क क्या पड़ेगा? रिलायंस is also not managed by government of India. Sony is also not managed by government of India. They are both managed by private entrepreneurs. So it is called as private sector, private sector. बट जो कंपनी पब्लिक से पैसा ले पाए शेयर्स या बॉन्ड्स बेच के, हम उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। इसमें मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का नहीं होता, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का नहीं होता, लोगों को होता है जिनका बिजनेस है बेसिकली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट यहाँ पे जो सोनी इंडिया वर्ड लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा है ना, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इनमें प्राइवेट वर्ड नजर नहीं आ रहा। ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं, दोनों ही कहाँ के? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी भी होती है और प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनी भी होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? अब पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो हेयर एंड आफ्टर चिल्ड्रन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ओनली गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन सबको पता होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एक अलग चीज होता है और पब्लिक कंपनी अलग चीज, उसको एक नहीं मानना है। समझ में गया? प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक कंपनी भी होती है एज वेल एज प्राइवेट कंपनी भी। पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू टॉक अबाउट ओनली गवर्नमेंट कंपनी। जैसे सर, अरे भाई अपनी पुरानी भूल से ना लेना, MTNL नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? सुना है ना? then so called you can say electric supply, then you can say water supply companies, they all belong to which sector children? Government companies और public sector। अब many a times गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेती है जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, प्रॉफिट बहुत समय के बाद आता है, क्योंकि रिलायंस हो या सोनी हो इनकी औकात ही नहीं है इन सब चीजों को चला लेना, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें तो फ्री में होती हैं। गांव में कौन पैसा देता है आपको पानी का? सब फ्री रहता है। इलेक्ट्रिसिटी भी वो 300 रुपए 400 रुपए फ्री है। क्या अडानी अंबानी मैनेज कर पाएंगे इसको? नो। तो सर गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्स के पैसे से। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को लेती है। बट जैसे जैसे बच्चों कंट्री डेवलप करती जाती है, ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, इसके मुंह खून लग गया है। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने पानी की लाइन तो पूरी बिछा दी है, पानी भी फ्लो कर ही रहा है, सिर्फ मोटर लगानी है, स्विच ऑन करना, वो काम तो हम भी कर लेंगे। तो सरकारी सो कॉल्ड ऑफिसर्स को पढ़ा लिखा कर ये सारी चीजें खुद अक्वायर कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एयरटेल का नाम सुना है बच्चों? और जियो का नाम सुना है? एयरटेल का अगर आपको ई सिम चाहिए तो पहले आपको इंडिया में उसका फिजिकल सिम लेना पड़ेगा, 24 घंटे बाद ई सिम मिलेगा। बट जियो का ई सिम आपको डायरेक्टली मिल जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जय और वीरू वाली दोस्ती किसकी कैसे है? जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर। ना ना ना, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है। नियम कायदे कानून ऐसे बनवा लिए जो फेवर उनको करेंगे। गॉट इट क्लियर? तो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ गया? तो देयर इज अ कोलिजन, बिटरनेस एंड नॉन कोऑपरेशन में टेक बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने। तो उसमें था कि अयोध्या में बीजेपी वालों को वोट क्यों नहीं मिला। तो काफी लोगों, अब ये वीडियो अभी क्यों आए, तो मेरे को लगता है बनवाए गए होंगे। व्हाट इट क्लियर? भाई क्यों नहीं मिला अयोध्या से बीजेपी वालों को वोट? घर तोड़वा दिए लोगों को और मुआवजा ठीक ठाक नहीं दिया। भैया सरकारी प्रॉपर्टी पे घर बनवाओगे तो घर टूटेगा, और फिर आप उम्मीद लगाएं कि मुआवजा मिल जाए, तो ये चीज तो एकदम गलत है। तो मेरे को तो फर्जिफिकेशन लगता है। खैर व्हाट्सओवर इट इज, मैं पॉलिटिकल साइंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि गुजरात के जो ठेकेदार थे उनको ज्यादा काम दिया गया यूपी के अंदर, और यूपी वालों को निग्लेक्ट किया गया, इसलिए यूपी वालों ने सो कॉल्ड वोट नहीं दिया। ये टोटल बकवास है बच्चों। हमारे देश में 2000 सो कॉल्ड 9 से ई टेंडरिंग प्रणाली चालू हो गई है। नो व्हाट इज दिस? सरकारी ठेकों के लिए जो हम बिडिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेंगलुरु का बिजनेसमैन भी टेंडर डाल सकता है और फैजाबाद वाला भी डाल सकता है। हाँ ऑब्वियस सी बात ये है, जितनी स्पेशलिटी बेंगलुरु वाले के अंदर होगी वो लोकल वाले के अंदर नहीं होगी। भाई वो इंडिया लेवल के प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है, उसका टर्नओवर सैकड़ों करोड़ है, हम छोटे ठेकेदार हैं, 2-4 करोड़ का टर्नओवर है, हमारी क्या हैसियत हम उससे कॉम्पीट करें? तो उनको बिजनेस मिल गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी गलती की है। भाई आप लोकलाइट को प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि आप लोकल एरिया डेवलप कर रहे हैं।
तो आप क्यों उस वाले को प्रेफरेंस दे रहे हैं? क्योंकि वो आपका पुराना दोस्त है। इज दैट अंडरस्टूड? सो दिस इज समव्हाट कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अ कॉन्फ्लिक्ट। और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट होगा बच्चों, क्या इकोनॉमी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। शॉर्ट लिव्ड नेचर, देखिए वो बातें आ गई। मिक्स्ड इकोनॉमी रन्स ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग शॉर्ट लिव्ड। मैं एक शब्द यूज करता हूं जो आप सबको पता है, बड़ा फेवरेट वर्ड है मेरा। एंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म। और दूसरा शब्द एक और है बच्चों, हाँ, इट इज सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म। चलिए, समझ में आ गया? इधर वी से कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म और सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म, बात एक ही है। कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ? सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, दिखाने के लिए थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविटीज कर दी। 50 सुपर लैविश फ्लैट बनवाए, उसके बगल में 10 ईडब्ल्यूएस बनवा दिए। एक्चुअली वो सर्वेंट क्वार्टर थे जो ईडब्ल्यूएस के नाम पे बेचे जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? एंड व्हाट इज सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म? इंडियन रेलवेज। कहने को है वी आर इनटू लॉस बट दे आर इनटू सुपर प्रॉफिट। तो सरकार का कोई आदमी मिले, अगर कह दे रेलवे लॉस मिल रहा है, कहना सौरभ सर खरीदना चाहते हो भेज दो, ठीक है, 10 रुपए डेली के हिसाब से दे देंगे। अच्छा, हर आवर 10 रुपए दे देंगे। ओके, प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन। शॉर्ट लिव्ड नेचर लिखिए और ये 2 शब्द जरूर लिखिएगा, और एग्जाम में अपने कंक्लूजन में इसको समझा के आइएगा। इंट्रोडक्शन ना समझा दीजिएगा, पता लगा बीजेपी वालों ने कॉपी चेक कर निपटा दिया आपको। ओके, तो ये कंक्लूजन में लिखनी है सब बातें, लिखिए फास्ट। चलिए, अभी LIC में गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था कि हमको नुकसान होने वाला है, बेकार बिजनेस है ये, तो धीरे धीरे करके LIC को बेचना चालू किया इन्होंने। इनएफिशिएंट ऑपरेशन। अब जो इनएफिशिएंट ऑपरेशन मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको नजर आता है चिल्ड्रन, उसके 2 रीजंस हैं। पहला, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का क्या है? एक्सेसिव कंट्रोल एंड लेजिस्लेशन है। इतना ज्यादा नाटक है, इतना पेपरबाजी है, काम कम कागज बनवाना ज्यादा। और जो पब्लिक सेक्टर है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दे आर नॉट ऑपरेटिंग एफिशिएंटली। क्यों भाई? चाहे कसाब को पकड़ो चाहे मुन्ना चोर को पकड़ो, सैलरी पुलिस वाले की सेम होगी। वो कसाब को पकड़ेगा, कहेगा 10 मुन्ना चोर को पकड़ लो, वो आसान है। तो उनको कोई इनिशिएटिव ही नहीं है, इसलिए वो कोई काम करते ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे नो हम काम अच्छा करें खराब करें सिर्फ थपथपाहट मिलेगी पीठ पे। समझ में आ गया? कोई सैलरी वैलरी तो बढ़ेगी नहीं, इंसेंटिव कोई मिलेगा नहीं, तो ठेंगा हम काम एक्स्ट्रा करें। दैट्स वाई एक्स्ट्रा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट अब की जो रिसेंट गवर्नमेंट्स हैं, अब वो इस बात पे ध्यान दे रही है बेसिकली कि इफ समबडी इन द पब्लिक सेक्टर इज सेट टू ऑपरेट वेल, हम उसको ऑनर करें। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको बच्चों। एंड नेक्स्ट वी हैव पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जिन कंपनीज का परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर में एकदम पुअर था, गवर्नमेंट ने पॉलिसी अप्लाई की, सो कॉल्ड LPQ की। व्हाट डिड आई पुट चिल्ड्रन? LPQ। ये क्या होता है सर? L का मतलब होता है चिल्ड्रन लाइसेंसिंग, P इज प्रोहिबिशन एंड Q इज कोटा सिस्टम। सर व्हाट इज दिस? 1948 में पहली इकोनॉमिक पॉलिसी बनी। गवर्नमेंट ने लगभग सारी चीजें अपने कंट्रोल में ही रखी थी। पता लग गया देश का 7-8 साल में सब चौपट ही हुआ, बैंड बजी, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो 1956 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जिसमें ये सब सिस्टम हुआ करता था। हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, प्रोहिबिशन है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर नहीं सकते, कोटा लगा दिया, इससे ज्यादा आपका आउटपुट होगा नहीं, एंड ऑल दैट। तो कुछ बिजनेसमैन थे जो इन रूल्स को ताक पे रख के खूब आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, सरकार की पेनल्टी वगैरह को भी झेलते थे। और अगर आपने गुरु मूवी देखी हो स्टारिंग अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय, जहां पे उन्होंने धीरू भाई अंबानी को पोर्ट्रे किया है कि उन्होंने इंडिया में इतनी प्रोडक्टिविटी की क्लॉथ इंडस्ट्री में, ताकि क्लॉथ हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तभी वो सस्ता बनेगा। तो उनके ऊपर केस वेस चल गया एंड ऑल दैट। उसके बाद जब देश एकदम चौपट हो गया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया। तब इन्होंने बोला कि भाई इस पॉलिसी को चेंज करके LPG कर दो। L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्रमोशन एंड G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इट क्लियर? यस। एक्सपोर्ट करना तो कंट्री के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन तभी तो करेंगे। तो पहले वो प्रॉब्लम। अच्छा, पहले कोटा क्यों लगाया गया था, प्रोहिबिट क्यों करते थे एक्सपोर्ट करने से? उनको क्या लगता था कि देश के रिसोर्सेज बाहर वालों के काम आएंगे और देश के काम
नहीं आएंगी। जो हमारे प्लानर्स थे उनकी प्लानिंग बड़ी डिफॉल्टिंग थी। जैसे पेरेंट्स बच्चों को बेवकूफ समझते हैं, तो सरकार भी हमारे प्लानर्स को बेवकूफ समझती थी कि भाई ये प्लानिंग ठीक से करेंगे नहीं, और अगर रिसोर्सेज कंट्री के बाहर सप्लाई हो गए तो हमारे लोग भूखमरी से मर जाएंगे। तो दीज वर द प्रॉब्लम इन दोज डेज चिल्ड्रन। तो 91 में जब इसको ठीक किया गया, पढ़ेंगे आप अभी आगे चल के, तो ये एलपीजी पॉलिसी बनी इंस्टेड ऑफ एलपीक्यू। तो लाइसेंसिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू लिबरलाइजेशन, प्रोहिबिशन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रमोशन, एंड कोटा सिस्टम गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लोबलाइजेशन। बट प्रॉब्लम ये था, हमने ग्लोबलाइजेशन में उन चीजों को तो इंपोर्ट देश में रोक लिया जिनको हम खुद बनाने लग गए, बट बना के बाहर एक्सपोर्ट करने में हम चाइना की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। व्हाट वी थॉट इन 1991 चिल्ड्रन, उन्होंने ये बात 1948 में ही सोच ली थी। दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और जितना फॉरेन ट्रेड उनका है, हमारा उनका 10% भी नहीं है बेसिकली। पुअर परफॉर्मेंस लिख दिया चिल्ड्रन। और पुअर परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह क्या थी पता है आपको? लाल फीता शाही। ये क्या होता है सर? आपने अगर किसी सरकारी दफ्तर को विजिट किया हो या अपना स्कूल का ऑफिस देखा हो, एक कार्डबोर्ड की दफ्ती होती है, उसमें पेपर्स रखे जाते हैं, एक रेड कलर का टैग्ड क्लॉथ होता है और उसको नाड़े से ऊपर बांध देते हैं। तो रेड टेपिज्म का मतलब सुविधा शुल्क देंगे तो आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, वरना फाइल ऐसे ही टेप लगी हुई पड़ी रहेगी। तो रेड टेपिज्म इज दैट बेसिकली। गॉट इट? डन दिस? एक्सेसिव रेगुलेशन, लास्ट वाले पॉइंट के दोनों एक्सप्लेनेशन है चिल्ड्रन। सो देश चलाने के लिए दो तरह की पॉलिसीज होती है बच्चों। वन इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर इज कॉल्ड एज फिजिकल पॉलिसी। इज द पॉलिसी विच इज कंसर्न्ड विद टैक्सेशन बच्चों, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी दैट इज कंसर्न्ड विद मनी सप्लाई। तो अगर देश में ज्यादा पैसे की जरूरत है बट आरबीआई उतने नोट नहीं छाप रहा है, क्या देश तरक्की करेगा? बिजनेसमैन कह रहा है मेरे को पैसा दो, मेरे पास आइडिया है, मैं रिसोर्सेज सेटअप करूंगा, सरकार कह रही नहीं आरबीआई नोट मत छापो तुम। वैसे आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो प्रॉब्लम ऑफ मनी सप्लाई। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इतना ज्यादा कर दिया कि इंसान की विल टू अर्न पूरी तरह से खत्म हो गई, बिकॉज ही नोस कि मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा, मोस्ट ऑफ द मनी आई वुड बी पेइंग आउट एज टैक्सेस, तो व्हाई द हेल शुड आई अर्न मनी? तो दैट पॉलिसी विच सीज टू द टैक्सेशन कॉन्सेप्ट इज नोन एज फिस्कल, फिजिकल मत बोलिएगा, एंड दैट विच सीज टू मनी सप्लाई इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब पैसे की जरूरत है तब आपने छापा नहीं, और जब पैसे की जरूरत नहीं है तब आपने छाप लिया। डिमोनेटाइजेशन ज्यादा चलन, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा था। सरकार को 16 लाख करोड़ की पुरानी करेंसी मिली और 21,000 या 16,000 करोड़ की मिली और 21,000 करोड़ की नई छापनी पड़ गई उनको। तो अल्टीमेटली देयर इज अ लॉस ऑफ 5,000 करोड़। तो गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन से कोई प्रैक्टिकली इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ एक सोशल बेनिफिट हुआ कि जो स्टेट इलेक्शंस उसके बाद हुए, वहां पे जो पैसा वैसा घूस में चलता था कि वोट हमी को देना, वो एटलीस्ट बंद हो गया। एल्स देयर वाज नो एडवांटेज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सारे डीमेरिट समझ गए बच्चों? अंडरस्टूड ऑल डीमेरिट्स? चलिए ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा काम आता नहीं है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, जिस इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का बोलबाला ज्यादा हो, जैसे इंडिया चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, लोगों ने सुना ये वर्ड कभी? 5 ईयर प्लान चिल्ड्रन, पंचवर्षीय योजना। अब ये खत्म हो गया। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला, और आखिरी 2012 से 17 तक चलना था 12th 5 ईयर प्लान। बट क्योंकि 2015 में नीति आयोग आ गया, तो 2014 में प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया गया था। यहाँ ज्यादा चाय पीने वाला काम होता था और काम कम होता था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इट वाज थॉट कि हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो जाएं टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट अगेन वो बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का है चिल्ड्रन? स्किल का है। समझ में आ गया? सब इंजीनियर तो बनना चाहते हैं बट उनको इंजीनियरिंग आती नहीं है, वो कुछ इंजीनियरिंग कर नहीं पाते। बेसिकली एमबीए का कोर्स कर लेंगे, किसका कोर्स कर लेंगे? महा बेकार आदमी। अब कह रहे हैं जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब ढूंढ रहे हैं तो MJA किया होता है ना, मास्टर्स ऑफ जॉब एडमिनिस्ट्रेशन। तुमने कोर्स क्या किया है? MBA। कोई स्टार्टअप चालू करो भैया, कोई नया बिजनेस चालू करो। अगर MBA किया है तो जॉब ही करना, तो MBA का है कर लिए। तो 99% गधे गवार इस देश के क्या बोलते हैं? कॉमर्स लेकर MBA करेंगे, और कुछ तो ऐसे भी है पहले BA करेंगे फिर MBA करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स, महा बैचलर ऑफ आर्ट्स। गॉट इट क्लियर? तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बट इन बेवकूफों से पूछो करो क्या? नौकरी करेंगे। तो भैया जब नौकरी करनी है तो MBA काहे कर रहे हो? ये तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना। बट सर मेनी पीपल डू बिकॉज देयर इडियट्स। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए
तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो रूरल एरिया में रहती है, जहां पे स्किल डेवलपमेंट इज अ वेरी ह्यूज एक्यूट प्रॉब्लम चिल्ड्रन। अब ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होती है? यूएस, यूके, चाइना, जापान, इनका नाम सुना है चिल्ड्रन? इनका जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, एग्रीकल्चर पे ध्यान 2% था, और हमारा एग्रीकल्चर पे ध्यान कितना था? 70%। क्या आलू, भिंडी, गाजर, टमाटर, मूली बेचकर ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे? ढेर सारा पैसा तब कमा पाएंगे जब हवाई जहाज और कार बेचेंगे। आलू, मूली, भिंडी में पैसा नहीं कमाएंगे। समझ गए कौन सी दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं? पक्का? तो झटपट इनकी डेफिनेशन लिख दें चिल्ड्रन। Agriculture economy is that which is primarily engaged in agriculture activities. Industrial economy is that which is primarily engaged in industrial activities. Engagement याद रखना है, प्राइमरी याद रखना है बस। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इट वाज थॉट कि हम इंडिया को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से शिफ्ट करें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में। ओके, चलिए। रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। मम्मी के साथ किट्टी पार्टी में लोग बचपन में कभी गए होंगे, या मोहल्ले में दादी माँ को देखा होगा पंचौरा करते हुए ढेर सारी लेडीज के साथ, और वो फिक्स ग्रुप ऑफ लेडीज होती हैं। यस और नो चलो? दे आर फिक्स ग्रुप ऑफ आंटीज। वैसे ही दुनिया और देश में अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए व्हाट वी डू चिल्ड्रन? वी फॉर्म रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग। अभी इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चिल्ड्रन, G20, और जाते जाते वो क्या हो गई? G21 हो गई थी, एक कंट्री उसमें और एड ऑन हो गई थी। तो वैसे ही रीजनल ग्रुपिंग है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में बचपन में चिल्ड्रन। सार्क के बारे में पढ़ा होगा, याद है किसी को? साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप था। देन जब ग्रेट ब्रिटेन की दादागिरी बढ़ने लग गई तो कुछ कंट्रीज ने सो कॉल्ड वहां से रिश्ता नाता छोड़ के एक नया अपना ग्रुप बना लिया, दैट वाज नेम्ड एज यूरोपियन यूनियन, और इन्हीं की करेंसी को क्या बोला जाने लग गया? यूरो। तो जो पहले ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा थी, पोलैंड एंड ऑल दैट, वहां से पाउंड स्टर्लिंग ही चलता था। अब उनको लगा कि नहीं भाई ये नुकसान हो रहा है, इनके साथ नहीं रहेंगे, इनकी दादागिरी ज्यादा है, तो इन्होंने अपना हिस्सा अलग कर लिया। ऐसे ही गल्फ कंट्रीज में चल रहे हैं, एक सऊदी अरेबिया है और एक यूएई है। तो यूएई जो है वो 7 छोटे देशों का एक ग्रुप है। इसमें दुबई आता है, इसमें सो कॉल्ड मस्कट आता है, व्हाट इट, बाकी मैंने ट्रैवल किया नहीं है, और एक अल करके क्या नाम है, ऐसे ही 7 आते हैं टोटल। ओके, अब क्योंकि दुबई के पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो इनके जो रूलर थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? G8 इज अ ग्रुप ऑफ 8 एडवांस लीडिंग कंट्रीज। तो इसकी बस आपको रीडिंग करनी, मेरे कुछ बताना नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, में बताता हूं आपको। सबका नाम याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म, सबका डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंड सबका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सार्क में पार्टनर्स कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। सर समझ गए सर, जहां हम कम पैसे में घूम सकते हैं अगल बगल, समझ में गया? तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव्स। 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था, अब मेरे को लग रहा है उसको लात मार के भगा दिया जाएगा। गॉट इट क्लियर? इसका जो सेक्रेटरिएट है, जो इसका मेन हेड ऑफिस है चिल्ड्रन, दैट इज बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल। पापा को मत बोलना सर ने होमवर्क दिया है, सार के बारे में कुछ पढ़ाया था और बोला जाओ जरा नेपाल घूम के आओ, इसी बहाने घूम लेंगे सर। 3% वर्ल्ड का एरिया जो है चिल्ड्रन, दैट इज विद सार्क, एंड 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विद सार्क चिल्ड्रन। मतलब सार्क देश, ये जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान, कितने हो गए? 8 देशों की जो ये सो कॉल्ड किटी पार्टी है, इट कंप्राइजेस ऑफ वर्ल्ड हाउ मच पॉपुलेशन? 21%। मतलब दुनिया में हर 5वां आदमी या तो हिंदुस्तानी है, या तो पाकिस्तानी है, या तो श्रीलंकाई है, या तो नेपाली है, या तो बांग्लादेशी है, या तो भूटानी है, या तो मालदीवजानी है, मालदीवियन है बेसिकली, या अफगानी होगा। समझ में आ गया? चलिए, क्यों सेटअप किया गया था सार्क को? ऑब्जेक्टिव था सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन इन देशों के बीच में हो जाए। समझ गए सब लोग? चलिए, तो ये पढ़ लेंगे आप लोग सब लोग। एशियन भी मार्क कर लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसे मम्मी की पहली एक किट्टी पार्टी चालू हुई, और फिर दूसरी कीर्तन किट्टी चालू हो गई, फिर तीसरी चाय वाली किट्टी चालू हो गई, उसमें अलग अलग तरीके की चाय पीती हैं लेडीज। एक वो एसबी किट्टी हो गई, सास की बुराई करने वाली किट्टी। फिर दादी माँ सोची हम भी एक किट्टी डालेंगे, बहू की बुराई करने वाली किट्टी। समझ में आ गया? मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब 1967 में 5 कंट्रीज के साथ ये बना था चलना। कौन कौन सी 5 थी? ये जो नीचे की तरफ नहीं, जिनका मछली पालन का काम ज्यादा है, ये सोचे हिंदुस्तानियों को हटाओ, ये दादागिरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया,
फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। सर समझ गया, जिनकी सबकी आंखें ऐसी होंगी। देयर आफ्टर 5 और जुड़ गए, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड, है सब वही गरीबी बेसिकली, खोपड़ी में बात गई। चिल्ड्रन, इन कंट्रीज का लॉजिक कुछ ऐसा था, दुनिया की 8.8% पॉपुलेशन यहाँ पे थी, मतलब कोस्टल कंट्रीज का ये ग्रुप था। आर पीपल गेटिंग इट? क्या सिंगापुर घर में है? नहीं, किसने कहा सिंगापुर गरीब है? अरे उस जमाने में जब बना था, मैं तब की बात कर रहा हूं। किसने कहा गरीब है? चाइना इसको कॉन्कर करना चाहता है। चाइना सिंगापुर को अपनी टेरिटरी बोलता है। क्या टूरिज्म बहुत है। सिंगापुर सो कॉल्ड, कुछ देश दुनिया में ऐसे हैं जो सिटी एज वेल एज कंट्री भी हैं, तो उसमें जैसे वेटिकन हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब उसी में आते हैं बेसिकली। ओके, चलिए। तो अल्टीमेटली ये क्यों बने थे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए और आपस के ट्रेड बैरियर्स खत्म करें। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अगर इंडोनेशिया से कोई सामान मलेशिया, या मलेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड सिंगापुर, या सिंगापुर से वियतनाम जा रहा है, तो उस पर टैक्सेस या तो जीरो होते हैं या तो एकदम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपसी भाईचारा बढ़े। और पता है बच्चों, इन सबको क्यों बनाया गया है? यूएस, यूके, चाइना, रशिया, जापान, इन सबकी दादागिरी जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू बहुत ज्यादा चल रही है, इनके डोमिनेशन से बचने के लिए ये इस तरह के छोटे छोटे किटी पार्टी बनाई गई। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो बस, बाकी तो कुछ खास है नहीं। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन। ये पॉइंट्स प्लीज मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लेंगे बुक से ढूंढ के, पक्का। चलिए, दिसंबर 2009 में हिंदुस्तान वालों को इन्होंने कहा, आओ तुम भी ज्वाइन कर लो साथ में, तुम भी बन जाओ, ताकि जो भी इंपोर्ट ड्यूटी इन कंट्रीज से हम गुड्स खरीदने पे या इनको बेचने पे लगाते थे, वो पूरी तरह से खत्म होगी, तो हमारा इनका ट्रेड बढ़ेगा, और चाइना, यूएस, रशिया से जो ट्रेड है वो कम होगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? सर तो मतलब इंडिया दोनों का पार्ट है, साथ का भी। इंडिया बहुतों का पार्ट है, G20 का भी पार्ट है, बहुतों का पार्ट है। पार्ट ना होता तो हम यहाँ क्यों फालतू में खाली पीली टाइम बर्बाद करते, दिमाग की नहीं कर रहे होते। पार्ट है तभी तो पढ़ रहे हैं। व्हाट इट? देन यूरोपियन यूनियन, चिल्ड्रन, ये तो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन बड़ी दादागिरी करने लग गया था उस बेल्ट में, तो ग्रेट ब्रिटेन की दादागिरी से बचने के लिए दिस वाज क्रिएटेड बेसिकली। सबको बात समझ में आ गई? तो 7% पूरे दुनिया की पॉपुलेशन सो कॉल्ड 28 मेंबर कंट्रीज के साथ ईयू में बनी। चिल्ड्रन, आप अगर मैप देखें वर्ल्ड का, तो वो पोलैंड और इटली, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उसके 28 देश इसमें आ चुके हैं। अब यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग नेग्लिजिबली चलता है, ज्यादातर जो इनके यहाँ करेंसी चलती है दैट इज यूरो बेसिकली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो जैसे यूएस, यूके, चाइना के क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस वाले दबाव से बचने के लिए ये एशियन वगैरह, सार्क वगैरह फॉर्म कर लिया हमने, तो वैसे यूरोपियन यूनियन ने ग्रेट ब्रिटेन के प्रेशर से बचने के लिए इसको फॉर्म किया था। समझ गए इस बात को? समझ गए? तो सबसे पहले 1956 में 6 देश थे यहाँ पे, फ्रांस, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, इटली, हॉलैंड एंड लक्समबर्ग। उसके बाद ट्रीटी ऑफ रोम साइन की गई, जहां पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, और इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? यूरोपियन कम्युनिटी। और 93 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया। बच्चे कहेंगे नाम है बदला जा रहा है इनका तो बार बार। अरे से आपका भी घर में कुछ नाम होगा, पिंटू, चिंटू, टॉमी, मोती, लाइकवाइज वैसे ही इनका भी नाम बदला। 15 देश सो कॉल्ड 1997 में इसमें हो गए, जुड़ गए, चल रहे हैं। यूके आ गया, ब्रिटेन अभी अब अलग हो गया, डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीस, गाड़ी में ग्रीस खत्म हो, यहीं से लेके आएंगे, स्पेन, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन एंड फिनलैंड। फिनलैंड को जो तो आप जानते होंगे बच्चों, नहीं जानते? नोकिया कंपनी का नाम सुना है? इट बिलोंग्स टू फिनलैंड, और वहां पे एक नदी बहती है जिसके नाम पे नोकिया कंपनी का नाम रखा गया है। 2004 में ईसी में सो कॉल्ड चेकोस्लोवाकियन रिपब्लिक, हंगरी, एस्टोनिया, लाटविया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। मतलब धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन की दादागिरी खत्म हो गई। तो मैंने ऋषि सुनक जी को बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? कंट्री कौन सी, करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? और 14 कंट्रीज में यूरो भी चल रहा है, बाकी पाउंड स्टर्लिंग यूज हो रहा है। और यूनाइटेड किंगडम ने 2017 में इनकी मेंबरशिप छोड़ दी, और वापस ये चले गए शायद ग्रेट ब्रिटेन के पास। और लेटेस्ट जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? चल रहा है G8, 97 में सेटअप हुआ। किस लिए? अब ये बताऊं, यूनाइटेड नेशंस की जो डोमिनेशन है उसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, यूके, जापान ज्यादा पचड़बाजी करते हैं, तो उनको हटाने के लिए हमने G8 बना लिया अपना। किसी भी देश में घुस जाएंगे तुम्हारे देश बहुत खतरा है,
बहुत खतरा है, हम यार ओसामा बिन लादेन है, बहुत खतरा है। अरे खतरा तुम्ही से है ना, तुम होते दुनिया में किसी में समस्या आती ना, एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। अभी मेरे घर फोन कर दी, मेरे कुछ और बोले, मम्मी कुछ और बोल रहे हैं, मेरी और मम्मी की लड़ाई करवा ताकि लोग हथियार खरीद लें, तो अमेरिका खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री गोल्स के लिए और टोटल 7 लोग थे, जिसमें यूएस था, ब्रिटेन की जगह यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड कनाडा। फिर चले इधर इधर यहाँ पे, इनको कोई रोक नहीं पा रहा है। जैसे फूफा जी नहीं होते, बुलाना नहीं चाहते हम, बट खुद आके बैठ जाते हैं वहां पे। रशिया ने इनको ज्वाइन कर लिया 1997 में, और ये क्या बन गए चिल्ड्रन, G8। और मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ये है कि आपस के देशों में अगर हम पैसे का लेन देन करते हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज अमंग अस शुड बी केप्ट एट वेरी 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 लो लेवल्स। समझ गए? पक्का? बाकी सब टाइम पास है। G20 पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है फॉर ISC स्टूडेंट्स। CBSE को सिर्फ वो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज पढ़नी है, बाकी ये सब उनके सिलेबस में क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। ओके, किस बना था, कब बना था ये G20 चिल्ड्रन? और अब ये G20 भी नहीं हो गया है, क्या हो गया है, G21। कौन सा एक देश जुड़ा है देख लीजिएगा कौन सा है। अभी इसी साल वो मीटिंग में एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था, कोरिया है या कौन सा है पता नहीं, कोई एक जुड़ा है, कौन सा है, साउथ अफ्रीका शायद पहले से है, साउथ अफ्रीका पहले से है, कोरिया भी पहले से ही है, नॉर्थ कोरिया जुड़ गया क्या? वो कौन सा है, वो जो चिंग मिंग ढिंग वाला जो मार देता आदमी को, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, उसकी ऊन को ही चोरी करके ले गया था, तो तब से उसका नाम ऊन पड़ गया है। खैर जो भी होगा देख लीजिएगा, समझिए सब लोग बच्चों। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।